हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे हिंदी एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे हम कि जो हमारी यूनिट 7 हिंदी कहानी की श्रृंखला चल रही थी, आज उसी कड़ी में हमारी कहानी है तीसरी कसम। इसके हमने मूल पाठ का अध्ययन कर लिया था। आज हम तीसरी कसम कहानी का तथ्यपरक अध्ययन करेंगे, इससे जुड़े हुए तथ्यों की चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है वो है तीसरी कसम। इसका प्रकाशन वर्ष 1957 है। इसके अगर हम लेखक की बात करें तो वो हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम रेणु जी के बारे में। एक बिंदु है तो फणीश्वरनाथ रेणु को हिंदी साहित्य में एक आंचलिक युग की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। यानी दोस्तों, जो हमारे रेणु जी हैं, इनको अगर हिंदी साहित्य में देखें तो इन्होंने जो अपना आंचलिक युग की स्थापना की बात की गई है, इसमें इन्होंने अपने आंचलिकता को अधिक महत्वपूर्ण दिया है। यानी इन्होंने अपने गांव परिवेश, अपने समाज की में अपने समाज की भाषा, वहाँ के परिवेश, वहाँ का ही वर्णन किया है। इसलिए इन्हें आंचलिक युग की स्थापना का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। और जिसकी इनकी सबसे प्रसिद्ध सुविख्यात जो प्रेमचंद के गोदान के बाद की अगर इनकी जो कृति आती है वो मेला आंचल उपन्यास है इनका, उसी का स्थान आता है। अगर हम इनके कहानी संग्रह की बात करें दोस्तों, तो इनका सबसे पहला कहानी संग्रह है वो है ठुमरी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1959 में हुआ था। दूसरा है आदिम रात्रि की महक। ठीक है दोस्तों, दूसरा इनका कहानी संग्रह कौन सा है तो वो है आदिम रात्रि की महक, जिसका प्रकाशन वर्ष 1967 है। तीसरा है हमारा अग्निखोर। अग्निखोर का प्रकाशन वर्ष है 1973। फिर है हमारा एक श्रावणी दोपहर की धूप, इसका प्रकाशन वर्ष 1984 है। फिर है हमारा अच्छे आदमी, इसका प्रकाशन वर्ष 1986 है। ठीक है दोस्तों, तो रेणु जी के मुख्य रूप से 5 कहानी संग्रह हैं। उनमें उनका सबसे पहला कहानी संग्रह है वो ठुमरी है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1959। आदिम रात्रि की महक, जिसका प्रकाशन वर्ष 1967। अग्निखोर, जिसका प्रकाशन वर्ष 1973। एक श्रावणी दोपहर की धूप, इसका प्रकाशन वर्ष 1984। फिर है हमारा अच्छे आदमी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1986 है। अब हम दोस्तों अपनी कहानी की बात करें तो जो तीसरी कसम कहानी है, अब हम इससे जुड़े हुए तथ्यों की बात करेंगे। तो पहला बिंदु है कि यह कहानी सर्वप्रथम अपरंपा पत्रिका में 1956 में छपी थी। यानी इस कहानी के सबसे पहले प्रकाशन की बात करें तो वो इसका क्या है, तो ये सबसे पहले अपरंपरा पत्रिका थी हमारी, उसमें 1956 में छपी थी। यह कहानी किस्सा गोयो पूर्व दिव्य शैली में लिखी गई है। यानी ये कहानी का जो कथानक है वो हमने जब कहानी का कथानक देखा था तो हमने देखा था कि इसमें ये किस्सा, जो हमारा इस कहानी का मुख्य पात्र है नायक, वो हीरा हीरामन, वो किस्सा के रूप में ये कहानी आगे बढ़ाता है और साथ ही पूर्व दिव्य शैली में लिखी गई है। यानी वो अपनी पूर्व घटनाओं को का वर्णन करता है। इस कहानी के बारे में एक और है तो 1966 में बासु भट्टाचार्य ने इस पर फिल्म बनाई है। यानी तीसरी कसम नाम से एक हमारी फिल्म भी बनी हुई है, जिसे बासु भट्टाचार्य जी ने के निर्देशन में बनाया गया था। यह कहानी ठुमरी 1959 कहानी संग्रह में संकलित है, जिसमें 9 कहानियों का संकलन किया गया है। अगर हम इस कहानी के संकलन की बात करें तो इस कहानी का संकलन किसमें हुआ तो ठुमरी कहानी संग्रह है, जो हमारा जो रेणु जी का पहला कहानी संग्रह है, उसमें इसका संकलन किया गया है। तो उस कहानी संकलन में अन्य कितनी कहानियां हैं तो उस कहानी संग्रह में 9 कहानियां हैं। उनके शीर्षक हम देखेंगे तो उसमें पहला शीर्षक है हमारा रसप्रिया। ठीक है दोस्तों, यानी जो हमारा ठुमरी कहानी संग्रह है उसकी पहली कहानी है रसप्रिया। फिर है तीर्थोदक, फिर है ठेस, फिर है हमारी नित्य लीला, फिर है हमारी पंचलाइट। जी हाँ दोस्तों, पंचलाइट कहानी जो रेणु की है, अगर आपने पढ़ी हो तो बहुत अच्छी कहानी है पंचलाइट। फिर है हमारी सिर पंचमी का सगुन। फिर है हमारी तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम, तीन बिंदिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी 9 कहानियां हैं जिनका संकलन हमारी ठुमरी कहानी संग्रह में किया गया है। अब हम नेक्स्ट बिंदु से बात करें तो नेक्स्ट बिंदु है कि हीरामन और हीराबाई के बैलगाड़ी सफर के माध्यम से लोक संस्कृति, उसमें निहित रस और मर्यादित निश्चल प्रेम को व्यक्त करने वाली कहानी है। यानी जो हमारी कहानी है तीसरी कसम, इसमें हीरामन और हीराबाई के बैलगाड़ी सफर के माध्यम से जो लोक संस्कृति, वहाँ के जो हीरामन बताता जाता है,
तो उसी में उनके रस एवं मर्यादित निश्चल प्रेम को व्यक्त करने वाली कहानी है। मूल कथा में नायक नायक के द्वारा खाई 3 कसमों की चर्चा के साथ हीरामन प्रसंग की कहानी है। यानी जो मूल कथा है उसमें नायक 3 कस्में खाता है और साथ ही हीरामन के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। कहानी में 3 काम न करने की कसम जो हीरामन खाता है, उसमें उसका पहला है कि वो चोरी का सामान अपनी गाड़ी पर कभी नहीं लादेगा। यानी जो वो गाड़ी अपनी बैलगाड़ी चलाता है, उस पर वो लदनी करता है, तो उसमें सबसे पहले वो चोरी का सामान नहीं लादेगा, चोरी का सामान नहीं ले जाएगा। दूसरी है बाँस की लदनी, और दूसरी कसम है उसकी कि वो कभी बाँस की लदनी नहीं करेगा, यानी बाँस कभी नहीं लादेगा। और तीसरी है कंपनी की औरत, और तीसरी कसम उसकी है वो है कि वो कभी कंपनी की औरत को नहीं छोड़ेगा, यानी कंपनी की औरत की लदनी कभी नहीं करेगा। अगर दोस्तों हम इस कहानी में प्रयुक्त हुए स्थानों की बात करें तो इस कहानी में कई नगरों का वर्णन हुआ है। उनमें हम देखें तो सबसे पहले है विराटनगर, जहाँ से वो पहले अपना सामान ढोता था। फिर है फारबिसगंज। फारबिसगंज में क्या है तो दोस्तों जहाँ से वो हीराबाई को लेकर जाता है तो वो फारबिसगंज जाता है। और खरारिया शहर, चंपानगर, सिंधिया गांव, कानपुर जहाँ हीराबाई का गांव है यानी घर है तो वो कानपुर है। फिर है तेगछिया, जहाँ महावीर स्वामी और वो की कथा सुनाता है, और वहीं पर जहाँ पर वो दोपहर में विश्राम करते हैं वो स्थान है तेगछिया। फिर है छत्तापुर पचीसी, जिसे वो राह चलते हुए लोगों को बताता है। फिर मदनपुर है, बिशनपुर है, हरिपुर है, नननपुर है, फिर मीना बाजार और बनेली मिल। इन सब प्रयोग ये इन सभी स्थानों का प्रयोग हुआ है। कंपनी अगर हम बात करें तो हमारी कहानी में 2 नौटंकी कंपनियों की चर्चा हुई है। एक है रौती कंपनी, एक है मथुरा मोहनी कंपनी। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारी हीराबाई है वो हीराबाई पहले मथुरा मोहन कंपनी में थी, फिर वो मथुरा मोहन कंपनी से कहाँ जारी होती है, वो रोहतक कंपनी में जारी होती है, फारबिसगंज। ठीक है दोस्तों, अब हम इस कहानी के पात्रों की बात करेंगे। तो इस कहानी में मुख्य रूप से ये पात्र हैं। सबसे पहला है हमारा हीरामन। ठीक है दोस्तों, तो हीरामन है 40 साल का हट्टा बट्टा जवान है, जिसकी पहले शादी हो गई थी, यानी बचपन में उसकी शादी हो गई थी, सगाई नहीं हुई थी, और उसने अपनी पत्नी का मुख भी नहीं देखा था, यानी उसकी जो दुल्हन थी उसने उसका मुख भी नहीं देखा था। फिर उसकी दूसरी शादी करने की इच्छा भी नहीं है, वो अपनी गाड़ी चलाता है और उसी में मगन है। फिर है हमारी हीराबाई। तो हीराबाई ये कंपनी की औरत है। हीरामन को अपना उस्ताद मानती है, यानी हीरामन उसे गाकर सुनाता है तो हीरामन को अपना उस्ताद मान लेती है। फिर जो हमारे नेक्स्ट पात्र हैं लाल मोहर, धुन्नी राम और पलटदास, ये तीनों भी गाड़ीवान हैं हीरामन की तरह, और ये उसी के गांव के हैं जो इसे फारबिसगंज में मिलते हैं। और एक और पात्र हमारा लहसनवा। तो लहसनवा कौन है तो वो लाल मोहर की गाड़ी के साथ में नौकर है। ठीक है दोस्तों, यानी उसकी गाड़ी के साथ में ही उनका नौकर गाड़ीवान है देखभाली के लिए। तो नेपाली दरबान कौन है, तो नेपाली दरबान जब वो नौटंकी देखने जाते हैं तो उसी का दरबान है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे मुख्य रूप से पात्र हैं। अब हम आगे बात करें कि इस कहानी के प्रमुख उद्धरण यानी प्रमुख पंक्तियों की बात करें तो सबसे पहले है कि हीरामन समझ गया इस बार निस्तार नहीं, जेल हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे भूखे प्यासे, फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को वो मुंह नहीं दिखा सकेगा कभी। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई, 1 2 3। दरोगा और मुनि में बात पट नहीं रही थी शायद। यानी ये प्रसंग उसका है जब हीरामन गाड़ी से अपना चोरी का सामान लादे हुए पकड़ा जाता है, तब वो सोचता है, ये उसी समय का प्रसंग है। दूसरी पंक्ति हमारी कि 2 कस्में खाई हैं उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं लादेंगे और दूसरी बांस की लदनी नहीं करेगा। गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ। काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा, सो बेकाबू वाली लदनी और खरेरिया। फिर नेक्स्ट पंक्ति हमारी कि बाग गाड़ी की गाड़ी बानी की है हीरामन ने, कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रह कर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे की पीठ झाड़ लेता है। फिर नेक्स्ट पंक्ति हमारी कि
औरत है या चंपा का फूल, यानी वो हीराबाई की तरफ, हीराबाई के संदर्भ में कहता है कि औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी मह मह महक रही है। फिर नेक्स्ट पंक्ति हमारी कि मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला, लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी ला दी है, कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। तो नेक्स्ट पंक्ति हमारी, उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। फिर आगे है कि तब तो मीता कहूंगी भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। ये हीराबाई कहती है हीरामन से जब उनका परिचय होता है तब। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला, उस फूल में एक परी बैठी है, जय भगवती। नेक्स्ट हमारी, हीराबाई ने परख लिया हीरामन सचमुच हीरा है, यानी हीराबाई हीरामन के संदर्भ में कहती है हीराबाई ने सचमुच परख लिया है, हीरामन वास्तव में हीरा है। हीरामन की अभी शादी नहीं हुई थी, बचपन में ही गोने से पहले दुल्हन मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी न करने का अनेक कारण हैं। भाभी की जिद, कुंवारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएंगी। कुंवारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। अब हीरामन ने तय कर लिया है शादी नहीं करेगा। और जो 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 दोस्तों इसमें बेदागी शब्द आया था, तो बेदागी शब्द की ये ध्यान रखना, वो है कि नेहर या ससुराल जाती हुई लड़की। फिर है हमारी कि काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए रहेगा काला आदमी ही, साहिब के जैसे अक्ल कहाँ से पाएगा, हीरामन हीराबाई से कहता है। नेक्स्ट हमारी, छोकरा नाच के मनवा नटुआ का मुंह हीराबाई जैसा ही था, कहाँ चला गया वह जमाना, हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की न जाने कितनी बोलनी ठोली सुनी थी, भाई ने घर से निकल जाने को कहा था। नेक्स्ट हमारी, हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचाकर रखना चाहता है हीराबाई को। सड़क तगेछिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों से पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगे, यानी जब वो गाड़ी लेकर जाता है तब। तो बच्चे क्या कहते हैं, दुल्हनिया लाली लाली डोलिया, हीरामन हंसा, कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ है हीरामन का, ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने, वो अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं, हर आंगन से झांक कर देख रही हैं औरतें। मर्द लोग पूछते हैं कहाँ जाएगी, उसकी दुल्हन डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है, और भी कितने सपने। ये सब हीरामन के संदर्भ में है। फिर नेक्स्ट पंक्ति हमारी, इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है, राह चलते एक सी जिरह करेंगे, अरे भाई तुमको जाना है जाओ, देहाती भुज सब। नेक्स्ट हमारी, ये पंक्ति तब की जब वो महुआ गठवारिन की कथा सुनाता है कि महुआ गठवारिन गाते समय उसके नाच सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है वो खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत करती नहीं, उलटकर देखती भी नहीं, और वह थक गया है तैरते तैरते। नेक्स्ट पंक्ति हमारी, तुम मेरे उस्ताद हो, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। ये बात हीराबाई कहती है हीरामन से। नेक्स्ट पंक्ति हमारी, आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी वह, हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में। जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर, कुछ भी हो जनाना आखिर जनाना ही है, कोई ज़रूरत ही पड़ जाए। ये पलटदास कहता है हीरामन से कि वो अकेली है, हम लोग सब लोग गाड़ी छोड़कर नहीं जा सकते। नेक्स्ट है, उस आदमी ने अपने संगी से कहा खेला शुरू होने पर जगा देना, नहीं नहीं खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। हीरामन के कलेजे में जरा आंच लगी। हिरिया बड़ा लपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लाल मोहर को आंख के इशारे से कहा इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट पंक्ति है हमारी, तीनों चारों से मत पूछो कोई नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसकी ओर टकटकी लगाए देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लाल मोहर को लगता था हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गई है हीरामन से भी ज्यादा पावर वाला आदमी है लाल मोहर।
पलटदास किस्सा समझता है, किस्सा और क्या होगा, रमेन की ही बात। नेक्स्ट पंक्ति हमारी, पलटदास हर नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता, हाथ जोड़कर। लालमोहर एक दिन अपनी कचराही बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं। तब से उसका दिल छोटा हो गया है। उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया है। नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई है। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या है जो जाएंगे। लालमोहर उदास रहता है। धुन्नीराम घर चला गया है बीमार होकर। नेक्स्ट पंक्ति हमारी, तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ। यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुझको देखा करूँ। नेक्स्ट पंक्ति हमारी, उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी के मुंह हाथ ढककर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी, तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, ये गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी, इतनी देर के बाद इस हरदम रुपया पैसा रखिए, रुपया क्या करेंगे चादर। हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता? महुआ गठवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। गला भर आया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज दी, गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, प्लेटफार्म से बाहर जाओ, भागो, बिना टिकट पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा। नेक्स्ट पंक्ति हमारी, हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात रेलवे का राज नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह परीक्षा कर देता हीरामन। नेक्स्ट पंक्ति हमारी, हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी। इस इतनी टांड गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही है टुकुर टुकुर। लालमोहर को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सादारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल लिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैंगनी साफी से चेहरा पोंछती है। साफी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ। आखिरी डिब्बा गुजरा। प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली, खोखले मालगाड़ी के डिब्बे। दुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। ठीक है दोस्तों, तो कहानी से जुड़े हुए जो भी तथ्य थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस कहानी का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राधे हिंदी एकेडमी से जुड़ जाइए, वहीं पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।